Hi everyone, it's me Gani and you guys are watching me on Learning for Life. Well, it is the part 5 of my chapter Refraction and it's probably going to be the second last or the last part. Let's see आज हम वीडियो में कितना कवर कर पाते हैं because आज हम लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब क्रिटिकल एंगल के बारे में अगर बात करें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये चीज जब भी हम बात करने वाले हैं इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम। ठीक है, जब भी रे डेंसर टू रेयरर पास करेगी तब हम इस चीज के बारे में बात करेंगे। अगर रेयरर टू डेंसर जा रही है तो ये टॉपिक हम नहीं छेड़ने वाले हैं। ठीक है, अब जब भी डेंसर टू रेयरर पास करेगी तो हमारे पास तीन सिचुएशंस होती हैं। यहाँ तो आपको जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है दैट इज लेस देन द क्रिटिकल एंगल। दूसरी कंडीशन क्या आ जाएगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो इक्वल टू क्रिटिकल एंगल है। ठीक है, एंड तीसरी कंडीशन हमारे पास आ जाती है जब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। ये तीन सिचुएशंस हमारे पास अराइज होती हैं। ठीक है, सिंपली ये चीज होगी, या तो छोटा होगा या बड़ा होगा या इक्वल होगा। अब वैसे आओ, अगर तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड क्रिटिकल एंगल से छोटा है तो नॉर्मली हम क्या होती है रिफ्रैक्शन, जैसे नॉर्मली होती है वैसे रिफ्रैक्शन जो है वो अकर करेगी। अगर तो ये इक्वल होता है तो द रे विल ग्रेज ऑन द सरफेस। ठीक है, अब ये क्या हो रहा है मैं आपको भी समझाती हूँ, बट लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड क्या हो रहा है। उसके बाद अगर तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा है क्रिटिकल एंगल से तो यहाँ पे एक नया फिनोमिना अकर होगा दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, और इसे TIR भी कहते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना अगर TIR कहीं पे लिखा हो। सिंपली क्या पढ़ा हमने, डेंसर टू रेयर जब रे जाएगी तो यहाँ तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, छोटा है क्रिटिकल एंगल से, या इक्वल है या बड़ा है। अगर तो छोटा है तो इट्स गोइंग टू बी नॉर्मल रिफ्रैक्शन, अगर इक्वल है तो देयर विल बी ग्रेजिंग ऑन द सरफेस, और अगर तो बड़ा है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अक्कर होगी। एग्जांपल्स, नाउ डायग्राम्स। सिंपली ये हमारा मीडियम है, ऐसे ये तीन डायग्राम्स बना लूंगी मैं। सिंपली एक रेयरर मीडियम है, एक डेंसर मीडियम है। नीचे वाला डेंसर लेंगे, डेंसर मीडियम, ऊपर वाला रेयरर लेंगे। ठीक है, सिंपली अब एक रे यहां से आई, वी हैव हियर अ रे। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या ड्रॉ किया, नॉर्मल ड्रॉ किया हमारा। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन द क्रिटिकल एंगल, तो जैसे हम रिफ्रैक्शन करते हैं नॉर्मली, डेंसर टू रेयर मूव कर रही है, अवे फ्रॉम नॉर्मल मूव कर जाएगी, दिस विल हैपन। ठीक है, ये हमारी हुई पहली चीज दैट इज रिफ्रैक्शन। अब दूसरी चीज, अगर तो इक्वल आ जाए, यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ किया हमने, डेंसर मीडियम में ऐसे मैंने रेट पास कराई। अब ये जो इंसिडेंस का एंगल है इट इज इक्वल टू द क्रिटिकल एंगल, तो रे क्या होगी, ये इस सरफेस पे ही ग्रेज करना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये ऐसी मूवमेंट आएगी हमारे पास। ठीक है, और अगर हम बात करें कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा ज्यादा कर दिया जाए, अब मैंने यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ किया, अब एंगल ऑफ इंसिडेंस मैंने इतना कर दिया, देख लो एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ गया। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल है, जहां जितने पे आई उतने पे गई, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पे हो जाएगी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन नहीं होगी, रिफ्लेक्शन होगी, क्योंकि सारी की सारी लाइट वहां पे वापस चली गई। आई होप इतना क्लियर है, यहाँ पे एरो ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, तो अगर तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन द क्रिटिकल एंगल तो नॉर्मल रिफ्रैक्शन, इक्वल है तो ग्रेज ऑन द सरफेस, और अगर ज्यादा बड़ा है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन विल अकर। अब यहाँ पे क्रिटिकल एंगल की बात की है कि ये हम सब कुछ डिफाइन कर रहे हैं किसकी हेल्प से, क्रिटिकल एंगल से, कि अगर इससे बड़ा है, इससे छोटा है, इससे बड़ा है या इक्वल है। लेकिन ये क्रिटिकल एंगल है क्या चीज है, सो व्हाट इज बेसिकली क्रिटिकल एंगल वो देखते हैं। ठीक है, सो क्रिटिकल एंगल क्या चीज है, सो क्रिटिकल एंगल, सी क्रिटिकल एंगल इज द एंगल इन एंगल ऑफ इंसिडेंस in
कौन से मीडियम में कहां से भी लेके जा रहे हैं, डेंसर। तो डेंसर मीडियम corresponding to which the angle of refraction in rarer medium is 90 डिग्री। अब इसका मतलब क्या है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ क्रिटिकल एंगल, ठीक है। तो डेफिनेशन ऑफ क्रिटिकल एंगल क्या कह रही है, क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। जब मैंने क्या बताया था, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस और क्रिटिकल एंगल इक्वल होता है तो द रे विल ग्रेज ऑन द सरफेस, और ग्रेज करेगी तो ये नॉर्मल है, ये ग्रेज है, ये यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना बना, 90 डिग्री बना, राइट। तो इट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम से रे आ रही है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम corresponding to which the angle of refraction, जो angle of refraction होगा that is in the rarer medium वो है 90 डिग्री, तो the ray will graze on the surface, ठीक है। अब बात करते हैं relationship between critical angle and refractive index। refractive index हमने कैसे पढ़ा था, म्यू पढ़ा था ना, उसी के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। अब आप देखो refractive index of एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास अगर बात करें तो क्या होता है, साइन आई बाय साइन आर, ये हमें पता है, इतना हमें पता है इसके बारे में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला ही लिखा है सिंपल, साइन आई बाय साइन आर, ठीक है। लेकिन अब देखो साइन आई को हमने किसके इक्वल किया, एंगल क्रिटिकल एंगल के, तो क्या हो गया साइन सी, और साइन आर हमने कितना बताया 90 डिग्री, तो अपॉन साइन 90, ठीक है। और 90 साइन क्या होता है, साइन 90 इज 1, ठीक है। तो साइन 90 क्योंकि हमारा 90 तो साइन 90 दैट इज 1, तो हमारा जो ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास क्या हो गया, साइन सी हो गया, क्लियर। क्या हुआ, साइन आई बाय साइन आर हमें पता है, साइन आई इज इक्वल टू साइन सी, यहाँ पे क्योंकि हमने आई और सी को इक्वल बताया, और साइन आर हमने क्या बताया 90 डिग्री, तो साइन आर 90, साइन 90 की वैल्यू 1, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास इज साइन सी। अब यहाँ पे लगा दो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या कहेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास इज इक्वल टू 1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, यही है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। और प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी के हिसाब से यहाँ पे अगर हम बात करें, अगर ये हमने वैल्यू निकालनी है g/a, ऐसी वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे 1/sin c कर देंगे, सिंपली 1/sin c, और 1/sin c क्या होता है, 1/sin c इज इक्वल टू कोसेकेंट c, ठीक है, इट इज इक्वल टू कोसेकेंट c। अब यहाँ आप क्या कह सकते हो, तो यू कैन से दिस इज द फॉर्मूला, simply refractive index of denser medium with respect to rarer medium is cosecant c और 1 by sin c। ये हमारी डेरिवेशन है, ये एग्जाम में आ सकती है, पूछी जा सकती है, सो प्लीज पे अटेंशन। मैं एक बारी दोबारा से आई विल जस्ट जूम इट एंड मैं दोबारा से एक बारी करके दिखा देती हूँ आप लोगों को। कुछ नहीं किया है, वी हैव सिंपली डन एक प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी लगाया है और हमारी क्रिटिकल एंगल की डिफाइन यूज की है। क्या किया है, आई विल जस्ट राइट इट अगेन, इस बार रेड से लिखते हैं सो दैट इट इज इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड, ठीक है। यस, नाउ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास साइन आई बाय साइन आर, ठीक है। साइन आई हमने बताया इज क्रिटिकल एंगल, आई की वैल्यू हमने क्रिटिकल एंगल के बराबर की, तो इट विल बी इक्वल टू साइन सी बाय आर की वैल्यू हमने क्या की साइन 90, ठीक है। साइन 90 क्या होता है, साइन 90 इज इक्वल टू 1, तो ये हमारा क्या हो गया इज इक्वल टू सीधा साइन सी। अब प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी हमें पता है, इट सेज कि ये इक्वल होगा 1 बाय इसके उल्टे का, ठीक है, ये 1 बाय उल्टे का इक्वल है। अब इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हमें ये निकालना है तो ये अगर मैं ऐसे लिखूं तो आई कैन राइट इट लाइक 1 बाय साइन सी, ठीक है, 1 बाय साइन सी लिख दिया। 1 बाय साइन सी क्या होता है इज कोसेकेंट सी, तो
you can say the refractive index of denser medium with respect to air or rarer medium is equal to cosecant c। ये हमारी डेरिवेशन है जिसके एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा हैं। ठीक है, अब ये तो पढ़ लिया क्रिटिकल एंगल क्या होता है, विद क्या क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कैसे इसका रिलेशन है। बट अब बात करते हैं कि क्रिटिकल एंगल किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्रिटिकल एंगल। तो फैक्टर्स हमने दो ही फैक्टर्स पढ़ने हैं मेजर, ठीक है, इन डिटेल पढ़ेंगे। सबसे पहले कलर एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट, जो हम हर जगह पढ़ रहे हैं, कलर एंड वेवलेंथ, ये भी मैं एक्सप्लेन करूंगी। सेकेंड जो वी आर गोइंग टू स्टडी इज टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर ऑफ द लाइट। अब ये कैसे डिपेंड कर रहे हैं, लेट्स सी। अब हमें पता है वॉयलेट का जो है, हम यहाँ पे विबग्योर बनाते हैं सिंपली, ठीक है, ये वर्ड हम यूज करते हैं। हमें पता है यहाँ पे जाते हुए वेवलेंथ क्या है, इंक्रीज करती है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज करता है, ठीक है। हाँ, तो हमें पता है V का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वॉयलेट का वो सबसे ज्यादा है, ठीक है। इसलिए जो हमारा यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स V का सबसे ज्यादा है, तो यहाँ पे हमारी V का जो क्रिटिकल एंगल है वो भी सबसे कम होगा, ठीक है। आप इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जगह वेवलेंथ के हिसाब से ही लो, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। कलर एंड वेवलेंथ के डायरेक्टली लिख दो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अगर V की वेवलेंथ सबसे कम है तो V का क्रिटिकल एंगल भी सबसे कम होगा। रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा है तो क्रिटिकल एंगल भी सबसे ज्यादा होगा। तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। जितनी वेवलेंथ इंक्रीज होगी उतना हमारा क्रिटिकल एंगल इंक्रीज होगा। वैसे ही टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर के साथ भी इट इज डायरेक्ट रिलेशन। जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतना क्रिटिकल एंगल इंक्रीज होगा, जितना टेम्परेचर डिक्रीज होगा उतना क्रिटिकल एंगल जो है हमारा डिक्रीज होता जाएगा। उसके बाद क्रिटिकल एंगल का पॉइंट खत्म हुआ। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट TIR। TIR मैंने क्या बताया था, इट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, पॉइंट्स लिखेंगे। सबसे पहला पॉइंटर, डेंसर टू रेयरर जानी चाहिए लाइट, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो लाइट रे है दैट विल ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, एंड under certain conditions no part of light is refracted back in the same medium। अब देखो यहां से आई, मैंने कहा रिफ्रैक्ट नहीं होगी। अब ऐसे आई तो ऐसे आई, तो यहाँ पे ऐसे जानी चाहिए अगर हम डेंसर टू रेयर बात करें, बट यहाँ पे कोई भी नहीं होगी, यहाँ पे वापस आ जाएगी। that is called total internal reflection, ठीक है। so when a ray of light traveling in denser medium is incident at the surface of the rarer medium, यहाँ पे incident आई, is incident at the surface of a rarer medium at an angle of incidence greater than critical angle। ये भी बात बताई थी कि angle of incidence must be greater than the critical angle। ये pointers हैं, you are going to write it। so when a ray of light traveling in denser medium incidence on the surface of the rarer medium with an angle of incidence greater than the critical angle, critical angle से greater होगा हमारा। for the pair of media the ray is totally reflected back, the ray is totally reflected back, वो वापस पूरी की पूरी आ जाती है in the denser medium, सेम पूरे denser medium में ही वापस आ जाती है, and this phenomena is known as total internal reflection, ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशंस क्या क्या लगी, यहाँ पे एक कंडीशन लगी द रे मस्ट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। दूसरी कंडीशन जो लगी द एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। तो यहाँ पे साथ में ही हमने डेफिनेशन के साथ साथ दो पॉइंट्स और कर लिए। व्हाट आर द कंडीशंस फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सबसे पहली कंडीशन है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, और दूसरी कंडीशन है कि द रे मस्ट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट डिफरेंट एंगल्स ऑफ इंसिडेंस। अब हमने वो तीन अलग छोटी छोटी डायग्राम्स बनाई थी, उसे हम एक ही चीज पे एक ही बार में कलेक्टिव डायग्राम बना के दिखाएंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कैसे बनाने वाले हैं, यहाँ पे वी आर गोइंग टू टेक अ मीडियम, ये हमारा डेंसर मीडियम रहेगा, ये हमारा
रेयरर मीडियम रहेगा। क्लियर? आई होप आई जस्ट जूम इन फॉर द सीक या। सो अब यहाँ पे हमारा जो ये डेंसर मीडियम है, एक हमारा रेयरर मीडियम है। यहाँ से हम ऑब्जेक्ट रखेंगे, विल कीप द ऑब्जेक्ट हियर, यहाँ से लाइट आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने इस पॉइंट पे ऐसे इंसिडेंट कराई, यहाँ पे आई विल ड्रॉ द नॉर्मल, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा है, रिफ्रैक्शन ले जाते हैं, ऐसे हो गई हमारी रिफ्रैक्शन, ठीक है। सेकेंड रे ऑफ लाइट यहाँ से आई, अब क्या हो गया, हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, वो इंक्रीज हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज हो गया और क्रिटिकल एंगल के बराबर हो गया, तो वी विल ग्रेज दिस लाइट ऑन द सरफेस, ठीक है। अब तीसरी लाइट फिर ऐसे आई, अब यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो और इंक्रीज हो गया, तो इट विल मूव बैक, ठीक है। तो ये हमारी डायग्राम है, पहले आई कम पे तो रिफ्रैक्ट हुई, फिर आई तो इक्वल था इसलिए ग्रेज ऑन द सरफेस, तीसरी आई उसका और बड़ा था तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस, ठीक है। तो अगर तो हमें क्या पता लगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इस पॉइंट पे क्या था, लेस था, तो क्या हुई, हमारी रिफ्रैक्शन हुई। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस वाज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल, तो यहाँ पे हमारी हुई ग्रेजिंग हुई सरफेस पे। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस वाज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, तो यहाँ पे TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है वो टेक्स प्लेस करेगी। ये आगे थ्रू नॉर्मल हमने रेज वगैरह से पढ़ी, अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैसे हो रही है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन थ्रू प्रिज्म। प्रिज्म के थ्रू कैसे तुम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करवा पाओगे, वो टॉपिक है हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन थ्रू प्रिज्म। प्रिज्म के थ्रू हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करवानी है। अब प्रिज्म के थ्रू जब हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करानी है, तो ये क्या होने वाला है, तीन तरह के प्रिज्म होंगे हमारे पास, तीन तरह के। सबसे पहले राइट एंगल आइसोसेलेस प्रिज्म। अब इसका मतलब क्या है, राइट एंगल मतलब, ठीक है, राइट एंगल मतलब एक 90 डिग्री और बाकी दो इक्वल हैं तो 45 45, एक ये प्रिज्म आएगा। सेकेंड प्रिज्म विच वी आर गोइंग टू यूज इज इक्विलेटरल प्रिज्म। इक्विलेटरल प्रिज्म, इक्विलेटरल प्रिज्म मतलब सारी इक्वल, मतलब 60 60 60। तीसरा टाइप का प्रिज्म होगा, दैट विल बी 90 45, सॉरी 90 60 30, 90 60 एंड 30 वाला प्रिज्म। तो ये तीन तरह के प्रिज्म के थ्रू हमने रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को शो करना है, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे राइट एंगल्ड आइसोसेलेस प्रिज्म के साथ। अब राइट एंगल्ड आइसोसेलेस प्रिज्म में क्या है, एक 90 है, एक 45 है, दूसरा भी 45 है। तो इससे ये वाला जो ये वाला प्रिज्म है जो हमारा राइट एंगल्ड आइसोसेलेस प्रिज्म है, इसे हम टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म भी कहते हैं, बिकॉज इट इज, अब देखो टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म की डिफिनेशन भी आ सकती है। तो डेफिनेशन विल बी अ प्रिज्म हैविंग एन एंगल ऑफ 90 between its two refracting surfaces and other two angles equal to 45 degree is called total reflecting prism। कुछ नहीं बताया है कि दो, ये ऐसे बनेगा प्रिज्म, ठीक है। तो दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस पे के बीच में जो एंगल है वो 90 है, ठीक है, और बाकी के तो जो एंगल है दैट इज 45। ऐसे प्रिज्म को हम कहेंगे टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। इसे टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म क्यों कहा जाता है, बिकॉज लाइट इंसिडेंट नॉर्मली ऑन एनी ऑफ इट्स सरफेस, किसी भी सरफेस से तुम नॉर्मली लाइट डालोगे, undergoes suffers total internal reflection inside the prism। तो यहाँ पे इसके अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी ही होगी, चाहे तुम कौन से भी सरफेस से नॉर्मली को राइट को डालोगे। अब इसके यूजेस की ही डायग्राम्स बनने वाली हैं, तो इसके यूजेस इंपॉर्टेंट हैं, तीन यूजेस हैं। डेविएट लाइट थ्रू 180 डिग्री, दूसरा है डेविएट लाइट थ्रू 90 डिग्री, और तीसरा है इरेक्ट एंड इन्वर्टेड इमेज। तो ये तीन जो यूजेस है ना, ये दीज आर गोइंग टू मेक योर डायग्राम्स नाउ।
इन्हीं यूजेस के ऊपर हम डायग्राम्स पर ड्रॉ करने लगे हैं. सो लेट्स ड्रॉ द डायग्राम्स नाउ. आई होप इट्स क्लियर टिल नाउ. ओके, पहली डायग्राम है डेविएट द लाइट थ्रू 90 डिग्री. अब यहाँ पे ये हमने प्रिज्म ड्रॉ किया. दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 45 डिग्री एंड दिस इज 45 डिग्री. ठीक है. अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, हम इस सरफेस पे 90 डिग्री पे एक रे लाएंगे. एक हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट इमेजिन किया. ठीक है. यहाँ से एक रे आई यहाँ पे. ये देखो अभी नॉर्मली आ रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, 0 है. इट विल पास अनडेविएटेडली. ठीक है, अनडेविएटेड पास हो गई. अब यहाँ पे आई तो वी विल ड्रॉ अ नॉर्मल. ठीक है, नॉर्मल ड्रॉ किया. अब नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद वी हैव टू फाइंड हियर द एंगल. कितना एंगल आएगा, इसका एंगल आप कैसे फाइंड करोगे. वी नो दिस इज 45, यहाँ पे ये 90 पे आई थी. ठीक है, दिस इज 90. अब ये 45, ये 90, तो ये वाला क्या हो गया 45. एंड वी नो ये पूरा 90 है, तो 45 हो गया, तो ये वाला 45 आ जाएगा. अब 45 यहाँ पे है. अब यहाँ पे एक गिवन चीज है कि जो क्रिटिकल एंगल है दैट इज 36 डिग्री. ठीक है, सॉरी नॉट 36, 42 डिग्री. क्रिटिकल एंगल इज 42 डिग्री. अब 45 यहाँ पे बन रहा है. क्रिटिकल एंगल से बड़ा है एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी. 45 पे आई थी, 45 पे ही जाएगी. ये 45 हो गया. अब यहाँ पे अगेन आई, यहाँ पे यू आर गोइंग टू सी ये 90 पे आ रही है. एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, 0 है, तो इट विल पास अनडेविएटेडली. ठीक है, तो दिस इज फर्स्ट रे. अब यहाँ से इसी को सेकंड रे डालोगे, यहाँ पे फिर 90 पे आई तो अनडेविएटेड पास हो जाएगी. ठीक है, अब यहाँ पे फिर यू आर गोइंग टू ड्रॉ नॉर्मल. यहाँ पे अब देखो सी, ये 90 है. ठीक है, ये हमें पता है 45 है, तो ये वाला क्या है, ये टोटल 90 है, ये वाला 45 है, तो ये वाला भी 45 है. अब ये 45 है, तो अगेन यू आर गोइंग टू डू लाइक दिस. ठीक है, यहाँ पे आई, यहाँ पे आई, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, क्योंकि 45 इज ग्रेटर देन 42, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. और यहाँ पे फिर अनडेविएटेड पास हो गई क्योंकि 90 पे आई. अब देखो इस रे को हम बात करते हैं P, इसे हम देते हैं Q. अब P यहाँ से आई, यहाँ से आई, यहाँ पे पहुंची. ठीक है, यहाँ से Q आई, ये यहाँ पे पहुंची. अब देखो जो चीज ऐसे पड़ी थी वो कैसी हो गई, वो ऐसी हो गई. तो ये 90 डिग्री का चेंज आ गया. मेरा हाथ ऐसे था, ये ऐसे हो गया. इट वाज लाइक दिस, ऐसे था, अब ये ऐसे हो गया. तो 90 का एंगल का चेंज आया. दिस इज द डेविएशन थ्रू 90 डिग्री. ठीक है, तो यहाँ पे क्रिटिकल एंगल बड़ा था और छोटा था. एंगल ऑफ इंसिडेंस वाज हमारा 45 डिग्री. कितना था, 45 डिग्री, जो कि क्रिटिकल एंगल से बड़ा है. इसलिए हमने क्या किया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को हमने यहाँ पे टेक्स प्लेस किया. दूसरी चीज कि जो यहाँ पे हम इसको नाम दे देते हैं, तो ये A सरफेस है, ये B है, ये C है. तो जो AC है, द AC इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, क्योंकि यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है वो हो रही है. अब ऐसे ही डेविएट थ्रू 90 डिग्री का यूज क्या है, इसका यूज भी एग्जाम में आता होता है. so this is used in periscope. so this type of prism is used in periscope. ठीक है, तो ये रिफ्लेक्शन जो है डेविएशन थ्रू 90 डिग्री, ये पेरिस्कोप में यूज होती है. दिस इज द डायग्राम, फर्स्ट डायग्राम वी हैव फॉर 90 45 45 प्रिज्म. सेकेंड डायग्राम पे आ जाते हैं. सेकेंड डायग्राम इज डेविएट थ्रू 180 डिग्री. अब 180 के थ्रू कैसे डेविएट करने वाले हैं, देखिए, या डेविएट लाइट थ्रू 180. अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करेंगे. हमने ऐसे रखा था प्रिज्म, अब हम अपने प्रिज्म को थोड़ा सा टिल्ट कर देंगे, ऐसे रख देंगे. तो यहाँ पे जो 90 है ना, वो हमारा ऊपर आएगा. दिस इज 90, दिस इज 45 एंड दिस इज 45. प्रिज्म के एंगल्स नहीं चेंज करने, सिर्फ उसे टिल्ट करके शिफ्ट करके रखना है. अब यहाँ पे एक हमने ऑब्जेक्ट इमेजिन करा. लेट्स कंसीडर P एंड Q. यहाँ से हमारी लाइट आई, ये देखो. अब ये रे आई यहाँ पे हमने रे ड्रॉ की. ये क्या है, नॉर्मली पड़ रही है, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, 0 है, तो ये क्या हो गया
रे अनडेविएटेड पास चली जाएगी। अब यहाँ पे जाके यू विल ड्रॉ अ नॉर्मल, नॉर्मल ड्रॉ किया। अब इसका एंगल ढूंढो, ये 90 था, ये 45 है, दिस इज 45, ये वाला भी क्या है 45 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है 45, क्रिटिकल एंगल क्या है 42, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, तो क्या होगी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे जैसे आई वैसे ये गई। अब इस सरफेस पे पहुंची, इस सरफेस पे यू विल अगेन ड्रॉ अ नॉर्मल। अब यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ किया, ठीक है। अभी हमें पता है कि ये, क्योंकि यहाँ पे ये वाला एंगल क्या है, ये 45 डिग्री आएगा, क्योंकि जहाँ पे आई वैसी जाएगी। अब यहाँ पे अगेन आके वी हैव टू ड्रॉ, ये 45 है, देखो अब ये वाला 45 है, ठीक है, एंड वी नो दिस होल इज 90, ठीक है, एंड या ये वाला 45 है हमारे पास, ये 45 45 45 45 180 हो गया ना, ये वाला कंप्लीट हो गया। दिस इज 90, दिस इज 45, ये वाला भी कितना हो गया 45 हो गया, ये टोटल 90 था, ये 45 हो गया, ये 45 रह जाएगा। तो यहाँ पे फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 45, क्रिटिकल एंगल इज 42, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ये यहाँ पे अनडेविएटेड नीचे आ जाएगी, यहाँ पे फिर 90 पे आ रही है तो अनडेविएटेड पास हो जाएगी, ठीक है। सेकेंड रे भी ऐसी आई, ऊपर गई अनडेविएटेड क्योंकि 90 पे थी, फिर यहाँ पे हमने नॉर्मल ड्रॉ किया, अगेन ये वाला 45 निकला सेम तरीके से, तो 45 इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। फिर यहाँ पे फिर हमने नॉर्मल ड्रॉ किया, ये भी 45 निकला, सेम तरीका, इसको एंगल को निकालने का तरीका सेम है जैसे हमने इसमें निकाला था, ठीक है। तो उसके बाद फिर ये ऐसे आ जाएगी, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हुआ 90 पे आई तो अनडेविएटेड पास हो गई। अब इस चीज को अगर हम देखें तो हमारी ये वाली पी थी, तो पी आई 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 यहां से निकली एंड क्यू यहां से निकली, तो ये ऐसी थी, लेकिन जो अब है वो ऐसी है। तो ये पहले ऐसे पड़ा था ऑब्जेक्ट, इमेज ऐसे फॉर्म हुई है, तो क्या हुआ ये 180 डिग्री की डेविएशन हो गई, 180 डिग्री रोटेट कर दी ऐसे 90 एंड देन 90 180 हो गया। तो दिस इज द डेविएशन ऑफ लाइट 180 डिग्री। और इसका यूज क्या है, दिस इज यूज्ड इन बाइनोकुलर्स, बाइनोकुलर्स में यूज होते हैं, क्यूलर्स में यूज करेंगे हम इसे, और साथ ही साथ ठीक है कैमरा में भी यूज होते हैं, इन्वर्ट द इमेज विदाउट रिड्यूसिंग इट्स इंटेंसिटी। तो कैमरा में और बाइनोकुलर्स में इसे हम यूज करते हैं 180 वाली डेविएशन को। अब अगर तो एक इसके बाद एक हमने एक और पढ़ा था, टू इरेक्ट एन इन्वर्टेड इमेज। अब उसमें क्या है, वी आर अगेन गोइंग टू डू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड ऑल, लेकिन अगर आपको इन जनरल आता है तो यू कैन इवन ड्रॉ दिस वन इन दैट वन एज वेल, क्योंकि यहाँ पे भी 180 में हो रही है, 180 करोगे तो देखो ऐसे पड़ा है, सो 180 ही हुई है, तो ये भी इन्वर्टेड इमेज को करेक्ट ही किया गया है, बस ऐसे पड़ी थी इसे ऐसे कर दिया गया। बट यू कैन ऑल्सो डू कि अगर ऐसे पड़ी है तो ऐसे बना दिया, वो वाला भी हम अभी केस करने वाले हैं, ठीक है। सो अब जो नेक्स्ट ड्रॉ करेंगे हम डायग्राम, दैट विल बी इरेक्ट एन इन्वर्टेड इमेज, ठीक है। तो इरेक्ट एन इन्वर्टेड इमेज, ओके लेट मी राइट इट ओवर हियर, इरेक्ट एन इन्वर्टेड इमेज। इन्वर्टेड इमेज पड़ी है हमारे पास, उसे इरेक्ट करना है। इसमें भी हम प्रिज्म को इसी तरीके से रखेंगे, ठीक है। दिस इज 90, दिस इज 45 एंड दिस इज 45। अब हमने ऑब्जेक्ट जो है दैट इज केप्ट लाइक दिस, ठीक है। वैसे इन्वर्टेड रखते हैं ऑब्जेक्ट को, क्योंकि इन्वर्टेड को इरेक्ट करना है, सो वी विल कीप द ऑब्जेक्ट लाइक दिस, ठीक है। अब यहाँ पे आई, ऐसे आई, यहाँ पे क्या हुआ, व्हाट हैपेंस हियर, यहाँ पे हम बनाएंगे नॉर्मल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे अगर आप इसको एंगल को निकालना है आपने, ठीक है, ये हमने नॉर्मल ड्रॉ किया। अब ऐसे केस में व्हाट वी डू हियर इज हम निकालते हैं जब एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा, तो इट कम्स आउट टू बी लेस देन 42, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, एंड इट कम्स आउट टू बी लेस देन 42, ठीक है। यस, सो इट कम्स आउट टू बी लेस देन 42, तो क्या होगी हमारी रिफ्रैक्शन होगी यहाँ पे, तो रिफ्रैक्शन हुई तो इट विल मूव टुवर्ड्स द नॉर्मल। यहाँ पे आई, यहाँ पे अगेन यू विल ड्रॉ अ नॉर्मल। अब यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करने पे
you will find कि it is greater than 42. तो यहाँ पे आप क्या करोगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुई तो यहाँ पे आए, यहाँ पे अगेन यू विल ड्रॉ अ नॉर्मल। अब नॉर्मल ड्रॉ किया, ठीक है, इट इज अगेन लेस देन 42, तो ये क्या हो गई, इट विल मूव अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल से अवे जाएगी, तो इट विल मूव टुवर्ड्स हियर लाइक दिस, ठीक है। सेकेंड रे भी ऐसे आई, यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ किया, यहाँ पे ये वाला जो एंगल है इट विल बी लेस देन 42, तो ये टुवर्ड्स नॉर्मल, देन यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऐसे आई, एंड देन दिस विल मूव, यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट बनाया एंड दिस विल मूव अवे। तो ये जो ऐसी थी डायग्राम, वो अब यहाँ पे इस वक्त हमारे पास ऐसी आ जाती है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये इन्वर्टेड इमेज को इसने इरेक्ट करके सीधा करके आपके पास खड़ा कर दिया है। एंड इसका अगर हम यूज देखें तो यहाँ पे होगा स्लाइड प्रोजेक्टर में इसे हम यूज करते हैं। ये वाली डायग्राम को आपको लर्न करना पड़ता है, इतना इसको कंसेप्चुअल की तरह नहीं समझ सकते हम लोग, जो हमने प्रॉपर वाक्यों में एंगल्स निकाल के किया था। सो अगर तो आपको इन जनरल क्वेश्चन आता है कि यू हैव टू इरेक्ट एन इन्वर्टेड इमेज, तो आप ये वाली डायग्राम भी ड्रॉ करके आ सकते हो, नोबडी कैन रॉन्ग दैट थिंग, क्योंकि इसमें भी 180 की डेविएशन हो रही है, 180 की डेविएशन से एक इन्वर्टेड इमेज जो है वो इरेक्ट हो जाती है। अब इसके बाद हमारा एक छोटा सा पार्ट रह जाता है जिसमें वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 60 वाला प्रिज्म, 60 60 60 90 60 30 वाला प्रिज्म, एंड देन उसके बाद थोड़े से यूजेस एंड ऑल, तो दैट वी विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट वीडियो इन टुमारोज लेक्चर, जिसमें वी विल बी कंप्लीटिंग आवर चैप्टर रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्लेन सर्फेसेस वाला चैप्टर, ठीक है। तो आज की वीडियो वाज द सेकंड लास्ट पार्ट, tomorrow the sixth part will be out, which will be the last part of the chapter, and वहाँ पे आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। एंड इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरीज टिल नाउ, जहाँ तक अभी तक समझाया है, प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी श्योर टू रिप्लाई दोस कमेंट्स, and I'll see you guys in the next one. Till then, bye bye, thanks for watching, hit the like button, share this video with your friends and subscribe to the channel. Bye guys.